इसमें सुशांत सिंह केस में जो कुछ निकल के आ रहा है ना, हाँ जी। कि उसको ड्रग, जैसे वो एक गैंग था, वो गैंग उसको तंग किया करता, परेशान किया करता, जैसे गुंडागर्दी होती है ना। हाँ जी। हमारे शहर में क्या होता है, मान लो कोई गुंडे हैं और कोई आदमी काम कर रहा है, उससे फिरौती मांग लेंगे या उसको पकड़ लेंगे, उसको पीटेंगे कूटेंगे और कहेंगे नमस्कार, मैं सिमरन कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा स्वाभिमान पर। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्री विश्व दीपक त्रिखा जी से, जो कि गधे की बारात के शो से बहुत ही प्रचलित रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं। हरियाणा सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर भी रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। सर, तो आप अपनी यात्रा के बारे में बताइए, कैसे आपका इंटरेस्ट बना, कब से आपने शुरू किया, कैसे कैसे इस फील्ड में आए, कहाँ कहाँ आपने शो किए। जी 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 जी। तो इससे पहले कि मैं आपको सब कुछ बताऊं, सबसे पहले तो मैं हरियाणा स्वाभिमान की पूरी टीम को, आप लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा वेंचर शुरू किया है रोहतक शहर धन्यवाद में। सर। क्योंकि रोहतक शहर में ना इस चीज़ की बहुत कमी है। और हमारे बलराम शर्मा जी जो, जिनका ये जो इसके इंचार्ज हैं, जो हेड है इनके, तो मैं आप सबको, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये वेंचर शुरू किया। और परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आपका ये वेंचर कामयाब रहे और रोहतक शहर को एक असली पत्रकारिता देखने को, सुनने को मिले। धन्यवाद। तो जहाँ तक मेरे ये थिएटर की जर्नी की बात है, कि मैं 1954 में पैदा हुआ था और मैं गुड़गांव से, मैं बेसिकली गुड़गांव का रहने वाला हूँ। तो मैट्रिक तक तो हमारा बड़ा सख्त सा माहौल रहा कि हमने उसमें कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं की। तो मैं जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में मैं शरारती सा था, तो जो हमारे सीनियर्स थे वो अपने आप ही आए और मेरे को पकड़ के ले गए, बोले जी आप क्या, कौन सी क्लास में है तू? मैंने कहा जी मैं तो प्रेप में हूँ। बोला नाटक करेगा? मैं कहा करूँगा। वो मेरे को पकड़ के ले गए। तो पहला नाटक हमारा हुआ अब के मुहे उवारो। नाटक में मैं बताऊँ आपको कि पीएल देशपांडे हैं महाराष्ट्र के, वो जी। बहुत बड़ा नाम है नाटक में। तो उनका लिखा हुआ नाटक था अब के मोहे उवारो। तो उसमें दिखाया गया कि भगवान कृष्ण अगर आज अवतार ले लें ना, ज़मीन पे आ जाए, तो उसमें क्या होगा कि वो भगवान इटसेल्फ खुद भगवान है वो, लेकिन लोग उनको भगवान नहीं मानेंगे और उनसे उनका इतना मजाक उड़ा देंगे। उसमें ये दिखाया गया था कि इतना मजाक उड़ाते हैं उनका कि भगवान कहता है भाई मैं तो वहीं ठीक हूँ, मैं नहीं आता यहाँ पे। तो वो नाटक था। और हमारा सारे उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी जो सारी इकट्ठी हुआ करती है, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एम यूनिवर्सिटी कुछ नहीं थी, सारा हरियाणा पंजाब एक यूनिवर्सिटी हुआ करती। और हमारा जो नाटक था सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, रिकमेंडेड हुआ। तो हमें रोल ऑफ ऑनर मिले, बड़ा ऑनर मिला हमें। हम कॉलेज में आए तो हमारी इज्जत हुई, जो धूम मची हमारी। तो नेचुरली इतना कुछ मिल जाए तो आदमी कहता है यार भाई क्यों ना करें नाटक। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद वो, चलो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, फिर उसके बाद वो चलता रहा, नाटक चलता रहा। वो उसके बाद सेकंड बार नाटक किया हमने भगवत अंजू की अवतार, एक संस्कृत नाटक है, एनएसडी का बहुत मशहूर नाटक है, वो भी फर्स्ट आया। फिर हमने मोहन राकेश का कुकर मुत्ते किया, वो भी फर्स्ट आया। तो मतलब वो नाटक करते करते ना लगा कि एक ना आदमी की पहचान बनती है, आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इज्जत करते हैं। कहीं चले जाओ चार बंदे कहते हैं अरे यार आज, तो इसलिए नाटक वहाँ शुरू हुआ और वो आज तक। तो सर, गधे की बारात आपने कब से? वो तो बहुत लेट बात है। वो तो मैंने उससे पहले तो बहुत नाटक किए, मैंने बहुत नाटक किए। उसके बाद मैं ऑल इंडिया रेडियो पे सिलेक्शन हो गया मेरा। तो ऑल इंडिया रेडियो पे मैंने, रेडियो नाटक होते हैं वो सबसे मुश्किल जॉनर है। ऑल इंडिया रेडियो के जो नाटक हैं वो सबसे मुश्किल जॉनर होता है। आप स्टेज में नाटक करना आसान है और फिल्म करनी सबसे ईजी है, लेकिन रेडियो नाटक करना, जो ये माइक का खेल है ना, ये बड़ा बड़ा ही मुश्किल खेल होता है। तो वहाँ भी मैंने 250-300 नाटक किए। फिर वो बाई चांस जैसे हम नाटक करते रहते थे, तो क्या हुआ कि मैं एक दिन दिल्ली गया तो एनएसडी में बैठा था, तो वहाँ मैं नाटक पढ़ रहा था कि कौन सा नाटक किया जाए। तो ये मुझे लगा, मैंने पढ़ा ना, मुझे लगा कि यार ये नाटक तो अच्छा नाटक है, हो सकता है। मैं आया यहाँ पे, अपनी टीम थी मेरी, उनको इकट्ठा किया, तो उनसे तैयार करवाया मैंने। उन दिनों का पता नहीं क्या चल रहा था, कोई स्ट्राइक्स पे चल रही थी, 5-4 महीने कोई काम नहीं हुआ, ऐसा मुझे याद नहीं कौन सा था। तो वो नाटक हमने तैयार किया और उस नाटक का पहला शो, यू विल बी सरप्राइज टू नो, दिल्ली हुआ, शाह ऑडिटोरियम में लायंस क्लब ने करवाया। और उस नाटक में दर्शक पता हमारे कौन थे? कौन? शाहरुख खान, और लहरी सिंह, मनोरमा, आपका जी नन्हे, मतलब उस वक्त के जो स्टार थे टेलीविज़न जी के। जी। क्योंकि उस वक्त शाहरुख खान जो है ना, ये आपका सर्कस, फौजी, इनमें आया करता था। तो लायंस क्लब ने उनको बुला रखा था उनका सम्मान करने के लिए, ऑनर करने के लिए। बस नॉट स्टार, वो इस टीवी हाँ का जी, हाँ स्टार जी। था। तो फिर हमारे कलाकारों को, कईयों को ना, जैसे मोमेंटो, किसी को मनोरमा ने दिए, किसी को लहरी सिंह ने दिए, तो हमारे कुछ लोगों को शाहरुख खान ने दिए।
अब जो शाहरुख खान ने जिनको दिए तो उनको तो चांदी हो गई, वो आज इतनी बड़ी बड़ी फोटो घर में लगा के बैठे हुए हैं। तो पहला शो वहाँ हुआ था बाई चांस। वो शो क्या होता है कि नाटक ना तकरीबन सिस्टम ये है, एक नाटक किया, 2 शो किए, 3 शो किए, खत्म। ये नाटक ऐसा हो गया कि कुछ इसमें इतना दम है नाटक में, जो आजकल का व्यंग है ना इसमें, वो करते 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 मैं 310 शो पर बैठा हूँ। और मैं पाकिस्तान भी क्या करके आया, मंसूरी IAS अकेडमी है, वहाँ पर भी किया मैंने 2-3 बारी। फिर सारे इंडिया का, नॉर्थ इंडिया सारा जो है ना, मैंने ये हर शहर में किया ये नाटक। तो सर आज आप बॉम्बे से भी जुड़े रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से भी, तो जो सुशांत सिंह राजपूत जी का केस चल रहा है, तो आज के कलाकारों की क्या स्थिति है? क्या उन्हें इस फील्ड में आगे कुछ मिलेगा? नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत दिनों से चल रहा है, 2 महीने से टीवी पे भाई आ रहा है। उसमें सबसे पहले इशू आया नेपोटिज्म का, जो मैं बिल्कुल नहीं मानता। कारण ये है कि जो आदमी 100 करोड़ की फिल्म बना रहा है, तो ये तो उसका हक है कि वो किसको फिल्म में लेता है, किसको नहीं लेता। अब मेरी बात सुनो, मैं अगर 100 करोड़ लगाऊंगा तो मैं यही सोचूंगा ना कि मैं फिल्म में हीरो उसको लूँ जो मुझे 100 के 200 करोड़ कमा के दे। तो वो मेरा अगर, और ये नेपोटिज्म कहाँ नहीं है, नेता होते हैं वो चाहते हैं हमारा बेटा नेता बने, और डॉक्टर होगा वो कहेगा मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर होगा मेरा बेटा इंजीनियर। तो ये तो होता है। मास्टर, मेरे फादर मास्टर थे, उन्होंने मुझे मास्टर बना दिया था, और जो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, बन गया मास्टर बन गया था। सो अगर वहाँ पे फिल्म बना रहे हैं 100 करोड़ की और वो अपने बेटे को लेते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हर जगह होता है। बुराई कहाँ है? जो इसमें सुशांत सिंह केस में जो कुछ निकल के आ रहा है ना, कि उसको जैसे वो एक गैंग था, वो गैंग उसको तंग किया करता, परेशान किया करता, जैसे गुंडागर्दी होती है ना। हमारे शहर में क्या होता है, मान लो कि गुंडे हैं और कोई आदमी काम कर रहा है, उससे फिरौती मांग लेंगे या उसको पकड़ लेंगे, उसको पीटेंगे कूटेंगे और उसे कहेंगे तू काम नहीं करेगा, तू नहीं ये, वो चीज़ तो है गुंडागर्दी, वो नेपोटिज्म नहीं है। तो वो चीज़ डेफिनेटली गलत है। और सुशांत एपिसोड में सीधी सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, लोग कहते हैं ना कलाकारी में छोटे शहर से जाके नहीं पनप सकते। अब एक बात बताओ, वो 5-7 फैमिलीज़ को छोड़ के क्या वहाँ पे हज़ारों की तादाद में आर्टिस्ट हैं, और जो छोटे शहर से गए यार खूब कामयाब हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। वो ठीक है, गुंडागर्दी है, आदमी को थोड़ा उसी हिसाब से आदमी को खुद भी एडजस्ट करना पड़ता है। ये तो हर जगह, ये हमारा थिएटर है। अब मैं नाटक करूँगा तो मैं सोचूंगा मैं अपनी टीम ही लूँ, मैं क्यों किसी को बाहर से लूँ? अच्छे अच्छे आर्टिस्ट और भी होंगे। अब मैं फिल्म बना रहा हूँ, एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, अब उसमें मैंने वही लोग लिए हैं जो मुझे ठीक सूट करते हैं। अब ये तो नहीं कि मैं कोई कहे जी मुझे क्यों नहीं लिया, ये नहीं होता। हाँ, गुंडागर्दी गलत है और गुंडागर्दी इंडस्ट्री में है, लेकिन उसको आदमी को मैनेज करना पड़ता है। ये वो आदमी हर लाइफ में, मैं नौकरी कर रहा हूँ, जैसे मान लो नौकरी करता हूँ, नौकरी में मेरा बॉस था, मैं इंश्योरेंस कंपनी में था पहले में। अब वो मेरा बॉस रोज़ धमकाया करता, मैं रोज़ घर आकर टेंशन बढ़ाया करता, यार बहुत धमका दिया। बाकी ये है सुशांत के एपिसोड में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, और ये धीरे धीरे प्रूव हो रहा है कि वो मर्डर था, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। रिया तो एक छोटी सी मछली है, छोटी सी, और फंसेंगे छोटे छोटे लोग फंस जाएंगे, बड़े लोग निकल जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को ना थोड़ा सा अपना संयम से काम लेना चाहिए, और विश्वास के साथ जो हुआ है कलाकारों को उससे घबराना नहीं चाहिए। और मैंने आपको एक बताया कि वो कलाकारों का एक मैंने गाना भी बनाया था, एक हाँ वो गाना है, उसमें यही सुशांत की डेथ के बाद ही बनाया मैंने वो गाना, और उसमें सारे बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री में जो हरियाणा से कलाकार हैं वो हैं उसमें। तो वो इसलिए बनाया था क्योंकि देखो घबराने की जरूरत नहीं होती, बुरा अच्छा आता रहता है, घबराना क्यों? ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये वक्त गुजर जाएगा, और क्या गुजर जाएगा बिल्कुल। सर, तो अभी आप जो गाना बता रहे हैं तो उसके चंद बोल कुछ हमारे दर्शकों को सुनाइए। मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा जरूर दूंगा, लेकिन मैं ना हरियाणा का सबसे बेसुरा आदमी हूँ। थिएटर में मैं बढ़िया हूँ। सिंगर सर, हाँ, बाथरूम सिंगर की तरह सुनाता हूँ। वो है हौसला न छोड़, दिन पहले वाले आएंगे, हो जाएंगे पत्ते हरे, फल लग जावेंगे, हौसला न छोड़िए, हौसला न छोड़िए, दिन पहले आले आवेंगे, हौसला न छोड़िए, दिन पहले आले आवेंगे, हौसला न छोड़िए, हौसला न छोड़ दिन, ऐसा है गाना।
तो वो मैं इतना ही गा सकता हूँ नहीं गा सकता। तो उसमें क्या है कि वो गाना जो है कोरोना पे है बेसिकली, तो वो सुशांत पे नहीं है वो गाना। वो तो ये था कि कोरोना में बहुत लोगों ने सुसाइड किया, तो हम हौसला दे रहे थे कोरोना ठीक है, महामारी आ गई है आज, अभी 6-8 महीने कोई उम्मीद नहीं है ठीक होने की, लेकिन हौसला क्यों तोड़ना भाई, डिप्रेशन में क्यों आना। ठीक है, आजकल मंदा है, सब बिजनेस भी ख़त्म हो गया है, नौकरियां भी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो एक थोड़ा सा ज़रूरत है मोटिवेशन की। और एक बड़ी मैं आज ही मुझे खुशखबरी मिली है, मैं आपको वो भी बता दूँ कि ये हरियाणा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई हरियाणवी गाना सारे चैनलों पे हरियाणा सरकार दिखा रही है। मेरा ये गाना जो था हरियाणा सरकार को पसंद आ गया, तो उन्होंने ये गाना जो है आज सुबह से, आज और कल 2 दिन ना 14 हैं हरियाणा की न्यूज़ चैनल, तो सुबह 11 से 12 और रात को 8 से 9 दो बारी ये आएगा। पब जनहित में उन्होंने चलाया है ये गाने को, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर आज तक के फेसबुक पेज पे गाना चल रहा है ये, तो गाना लोग बहुत अच्छा लग गया, अच्छा बन गया, लोगों को पसंद आ रहा है खूब। सर कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में जो कलाकार हैं वो घर पर ही हैं, तो उनके आजीविका के लिए सरकार से कोई उम्मीद है? सरकार क्या कर रही है? ना जी, बिल्कुल उम्मीद नहीं है बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसके लिए हमने ना पिछले दिनों यहाँ पर ये मानसो पार्क के बाहर हमने ना साथ में नहीं खाली रोते हुए नहीं, उस वक्त ना सुने साज सुने सरकार, इस तरह से हमने ना एक मूवमेंट चलाया था, सारे इंडिया में चला था वो। शुरुआत उसकी हिसार से हुई थी और वो करते करते हमने सारे इंडिया में हुआ था कि सुने साज सुने सरकार, भी साज सुने पड़े हमारे। और बात सच्चाई ये है कि जो लोग मतलब कलाकार बहुत कम ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, जिनको एक सोर्स ऑफ इनकम है। मोस्टली जो कलाकार हैं वो उनका रोज़ का ये था कि रोज़ के 700-800 हज़ार मिल गए, चलो ठीक है, मैं घर का खर्चा चल गया। अब इस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण और कोरोना में क्या है कि उन लोगों को काम नहीं मिल रहा। और सच्ची मानूंगा, आप झूठ नहीं है कि बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो बेचारे इस तरह से मतलब उनके घर में रोटी नहीं है इस वक्त। और हमने उसको लिए हड़ताल करी थी कि जैसे आप हर एक को दे रहे हो, किसानों को दे रहे हो, मजदूरों को दे रहे हो, तो इनको भी 2-3 हज़ार रुपये महीना दे दो, 5-7 महीने भी चलो, आप हर एक को मत दो, जो आपके सरकार से जो एक्रेडिटेड है उनको दे दो। तो हमने काफ़ी झगड़ा किया, अखबारों में भी आया, सब जगह आ गया, लेकिन वही बात है, हरियाणा कला परिषद है, कोई काम नहीं करते। मैं पिछले 2 साल में नहीं देखा मैंने कोई काम किया हो है। उधर से मंत्री है, CM साहब हैं, वो कहते हैं कि जी हम कलाकारों के लिए कर रहे हैं। तो कहाँ है आपका जो कर रहे हो, तो है कहाँ वो? कुछ तो नज़र आए क्या किया आपने? ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। और हम तो खूब झगड़ा कर लिया, खूब क्या कहते हैं, हड़ताल भी करी, मेमोरेंडम भी दिए, सब कुछ किया। और तो और ये रंगशाला है तो कलाकारों की है, इसके ऊपर कब्जा करके बैठ गए नगर निगम वाले। तो कलाकार जो है सरकार की लास्ट प्रायोरिटी है। वो लास्ट जब इनका इलेक्शन आता है तभी चाहिए होता है जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए इकट्ठा कर उस वक्त ले जाते हैं। और बाकी तो मुझे उम्मीद नहीं है, हालांकि बहुत बुरी हालत है। ठीक है, अपने अपने लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। मैंने भी मतलब मेरे किसी न किसी का फ़ोन आ जाता है, तो सर बड़ी परेशानी है, तो हम भी कितना कर सकते हैं। 1000-1500 दे दिए, चलो उसका 1 महीना चल गया, कितना चल कर रहा है, हर कलाकार कर रहा है, मैं अकेला नहीं, तकरीबन जो है ठीक ठाक कलाकार है वो कर रहे हैं अपने लेवल पर। लेकिन सरकार जो है कुछ नहीं कर रही। और सरकार को मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूँ कि सर कलाकार भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचो प्लीज़। आपका कुछ जाना नहीं, और उनका 1 महीने का खर्चा कितना है? 1,500-2 हज़ार खर्चा है उनका महीने का किचन का, तो बच्चे तो पल जाएंगे। हम आशा करते हैं सर कि आपकी गुहार सरकार तक ज़रूर पहुंचेगी। सर आखिरी में कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं छोटी सी बात और बता दूं, एक बार यहाँ पे अपने रोहतक में ना इंग्लिश ट्रिब्यून अखबार में एक बार आर्टिकल आया था, बहुत साल पहले की बात है, 8-10-12 साल पहले की बात है। एक आर्टिकल आया था, तो मिस्टर सुमित धवन जो है उन्होंने लिखा था, यहाँ पे जो रिपोर्टर है, तो यहाँ के जो रिपोर्टर है उन्होंने लिख दिया था कि इफ़ यू वांट टू सी हाउ ए परफेक्ट बैलेंस इज मेंटेन इन बिटवीन द प्रोफेशन, द पैशन एंड द फैमिली लाइफ, यू कैन सी मिस्टर विश्वदीपक त्रिखा। ये वर्डिंग थी उसकी, पहली स्टार्टिंग वर्डिंग उसकी। तो वो उन्होंने देखा होगा ना, कुछ मेरे मित्र थे नहीं, तो नए नए आए थे, उन्होंने यहाँ पे उन्होंने देखा काम कर रहा है, तो उनको लगा कि यार, तो उन्होंने ये लाइन लिखी। ये लाइन मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग थी। बाद उसके बाद और जो नहीं है, सो जुनून शुड बी देयर, और उसी में आदमी काम कर सकता है। और धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी अच्छी सीख देने के लिए कि बैलेंस बनाकर रखें लाइफ में। तो मैं भी आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, हरियाणा स्वाभिमान का।
आप लोगों का, आपकी सारी टीम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ ये बात कहने का मौका दिया।